कि एसएपी एबीएप में काम क्या करना होता है, प्योर डेवलपमेंट है कि सपोर्ट भी होता है उसमें। एबैप जो है वो एसएपी की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एबैप डेवलपमेंट में आपके मेन राइसेफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं RICEF, जिसमें इंक्लूडिंग होती हैं रिपोर्ट्स, इंटरफेसेस, कन्वर्जन्स, इन्हांसमेंट्स एंड फॉर्म्स। या आपने एक पर्सन का नाम डाला, पूरी पे स्लिप बन के आ गई, उसका फॉर्म प्रिंट हो गया। एबीएप में ऐसा कुछ है क्या फंक्शनलिटी कि हम फ्रंट एंड पे भी काम करते हैं, बैक एंड पे भी काम करते हैं? कि आपका जो मेन लेआउट डिजाइन होता है तो उसको फ्रंट एंड वाला काम बोल देते हैं, वो भी डेवलपर करता है कि आपको अगर UI5 के थ्रू कोई वेबसाइट के थ्रू डिजाइन करना है। एसएपी हाना और एसएपी एबीएप दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं? बना हुआ है कि हाना एक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, हाना एक डेटाबेस है। अगर आप नॉर्मल डेटाबेस पे प्रोसेस कर रहे हो उसकी क्वेरी अलग होती है। अगर आप किसी हाना को, जिसका मोटिव ही यही है कि आपका फास्ट प्रोसेस हो जाए, तो उसकी क्वेरीज अलग होती हैं। हर कोई एसएपी में जाना चाह रहा है तो डिफिकल्टीज क्या होती हैं? मैंने सुना है कि एसएपी का प्लेटफॉर्म थोड़ा सा कॉस्टली है। YouTube पे तमाम वीडियोस पड़ी हैं जो बिल्कुल बेसिक से सिखाती हैं कि आप एक SAP सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर लॉगिन कैसे करना है, उसके अंदर काम कैसे करना है, रिपोर्ट्स क्या होती हैं, जैसे मैंने राइस ऑफ ऑब्जेक्ट्स बताए थे, एक एक ऑब्जेक्ट वो इतने अच्छे से डिफाइन करती है ना। तो फाइनली हम आ गए न्यू पॉडकास्ट के साथ एंड ये पॉडकास्ट आपका होने वाला है एसएपी एबीएप डेवलपर के लिए। तो आज के पॉडकास्ट में हमने बात की है स्तुति से। सी इज करंटली वर्किंग विद पीडब्ल्यूसी एज ए एसएपी एबीएप डेवलपर। हमने बहुत सारे इनसाइट्स के बारे में बात किया है कि एसएपी एबीएप डेवलपर का काम क्या होता है, फ्रंट एंड पे काम करना होता है कि बैक एंड पे काम करना होता है। सैलरी के बारे में भी हमने डिस्कस किया है कि अगर 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है तो सैलरी कितनी होती है, मार्केट में डिमांड कितनी है एसएपी एबीएप डेवलपर की। अगर किसी को एसएपी में जाना है तो भाई तैयारी कैसे करे, फ्री के रिसोर्सेज कहां पे हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि एसएपी का कोर्स लेते हो भाई बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो फ्री रिसोर्सेज के बारे में हम बात किया है और हमने बिग 4 कंपनीज के बारे में बात किया है कि बिग 4 कंपनीज में काम कैसा होता है अदर कंपनीज के अकॉर्डिंग। और भी हमने बहुत सारे इनसाइट्स के बारे में बात किया है। होपफुली आपको ये पॉडकास्ट काफी अच्छा लगेगा एंड प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो एंड चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। तो चलो आपका ज्यादा टाइम नहीं निकाल के सीधे हम बात करते हैं स्तुति से एंड उनकी जर्नी के बारे में बात करते हैं। हाय स्तुति, कैसे हो? हाय गौरव, मैं तो मस्त एकदम। तुम्हारा क्या चल रहा है? मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है फिलहाल। और बैकसीट इंजीनियर पे आगे कैसा लग रहा है आपको? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके चैनल पे आने का हमें। मुझे लगता है आपका फर्स्ट पॉडकास्ट होगा किसी के साथ, राइट? हाँ, मेरा तो फर्स्ट है, फर्स्ट एक्सपीरियंस करूंगी मैं आज। हाँ, होपफुली आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा एंड हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि जो हमें नॉलेज मिलने वाली है इससे, इवन मेरे को भी एंड हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जो कॉलेज में है इस समय और कॉलेज पास आउट हो चुके हैं, जिनका ड्रीम है कि उन्हें एसएपी में जाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं आपके क्विक इंट्रोडक्शन से। आप अपने बारे में बताइए, आपने कैसे जर्नी स्टार्ट की, कॉलेज कैसे पास आउट हुआ, कहाँ से हुआ एंड अभी फिलहाल कौन सी कंपनी में काम करते हो? मेरा नाम श्रुति गुप्ता है। करेंटली मैं PwC इंडिया में काम कर रही हूँ। मैं एक SAP एबैप डेवलपर हूँ। कॉलेज मैंने JLU यूनिवर्सिटी से किया था, बीटेक अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने इन्फोसिस ज्वाइन किया एज अ फ्रेशर, फिर मैंने स्विच करके डेलॉयट USA ज्वाइन किया, फिर वहां से स्विच करके आज मैं PwC इंडिया में काम कर रही हूँ। ओके, सो फिलहाल आप पीडब्ल्यूसी में हो, जी। तो आपकी प्रोफाइल क्या है? प्रोफाइल देखा जाए तो सीनियर एसोसिएट है, कि मतलब सीनियर एसोसिएट पोस्ट पे हूँ मैं। प्रोफाइल मेरी कंसल्टिंग ही है, कि मतलब कोई भी वेब डेवलपमेंट का कंसल्टेंसी का वर्क आता है तो वो मुझे असाइन किया जाता है और मुझे उसका रेजोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। ओके। स्तुति, अगर हम बात करते हैं इन्फोसिस की, तो जैसे इन्फोसिस में कोई बंदा जाता है, स्टार्ट करता है जर्नी, तो बेंच पीरियड उन्हें फेस करना पड़ता है, कि आपने फेस किया था वो? जी जी, अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो इन्फोसिस तो 99% चांसेस है कि आप पहले बेंच पे ही जाओगे, आपको तुरंत प्रोजेक्ट नहीं मिलता है। तो आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आप ट्रेनिंग क्लियर करते हो, क्लियर करने के बाद आपको अपनी असाइन लोकेशन पे भेजा जाता है और जब आप लोकेशन पे जाते हो फिर आप बेंच पे पहुंच जाते हो। उसका रीजन ये है कि इन्फोसिस एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स चलाती है जहाँ पे इतना नहीं होता कि मतलब हर को तुरंत प्रोजेक्ट मिल पाए। बट दिस केस इज एप्लीकेबल ओनली इफ यू आर अ फ्रेशर। अगर आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो और एक्सपीरियंस लेके आप इन्फोसिस जाते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत बेंच पे डाला जाएगा, एक्सपीरियंस पर्सन को तुरंत प्रोजेक्ट मिल जाता है। एज अ फ्रेशर हाँ, थोड़ा 2-3 महीने का बेंच बहुत ज्यादा कॉमन है, इसलिए अगर आप ज्वाइन करो तो प्लीज घबराना नहीं कि निकाल दिए जाओगे, ऐसा कुछ वहां नहीं होता है कि आपको निकाल दिया जाएगा।
ठीक है, 2-3 महीने का तो आप भी यूज़ कर सकते हो अपना पीरियड, आप अपनी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो, तो आप ये सब वहाँ कर सकते हो। तो आपने यूटिलाइज कैसे किया था? मतलब कोई लैंग्वेज सीखा था उन टाइम बेंच टाइम पे, या फिर कैसे यूटिलाइज किया था? यार मैं सच बताऊँ तो ट्रेनिंग करके आए हुए थे, उस वक़्त पैसे मिल रहे थे तो लग रहा था कि चलो छोड़ो, मज़े करो, क्या ही करना। बट नहीं, बहुत जल्दी ऐसा रियलाइज़ हो गया कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, कि अब आप तुरंत स्विच भी नहीं कर सकते, आप बॉन्ड में हो, प्लस स्विच करने का कोई मतलब ही नहीं है। इन्फोसिस एक बहुत अच्छी कंपनी है, अगर आप वहाँ से अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो और वहाँ पे काम कर रहे हो, तो इस स्विच का करना और तुरंत भागना भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो मैंने भी यही किया कि वहाँ पे रह के मैंने सोचा कि एसएपी एबएप में, क्योंकि मैं ट्रेन्ड थी और मुझे ये था कि अब प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तो एसएपी एबएप में ही मिलने वाले हैं। आगे स्विच करना है तो भी एसएपी एबएप में ही मैं रहने वाली हूँ, तो क्यों ना उन कॉन्सेप्ट्स को जो मैंने अभी ट्रेनिंग में सीखे हैं उन्हें थोड़ा ब्रश अप किया जाए, थोड़ी हैंड्स ऑन नॉलेज ली जाए। क्योंकि मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं था, कंपनी में बहुत से लोग होते हैं जिनके पास प्रोजेक्ट होता है, आप जाइए, आप उनसे बात कीजिए, उनके प्रोजेक्ट में क्या होता है। अब ऑब्वियसली कोई प्रोजेक्ट का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, बट स्टिल आपको काफ़ी कुछ पता चल जाता है कि आप जाने वाले हो जिस जगह पे, उस जगह पे आपको कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। तो आप अपने हिसाब से अपनी लर्निंग कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने भी एसएपी ऐप में देखा, फिर मैंने उसमें पता किया कि एस4 चीज़ भी होती है, हाना भी होती है, जो फिर मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि ये सब तो बिल्कुल ही। और फिर अगर ऐसा था कि इस पे प्रोजेक्ट मिल गया तो मैं क्या करने वाली हूँ? तो एक वो जो डर होता है ना, उससे हम ज़्यादा सोचने लगते हैं कि लाओ थोड़ा सीख लेते हैं यार, इस टाइप से। नहीं, ये बात तो है। अच्छा, जब आपको प्रोजेक्ट मिला था तो कितने टाइम आपको बेंच पे रहना पड़ा था? एंड जो प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस था वो कैसा था? मतलब इन क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं? जैसे मैंने सुना है, एंड इवन मैं भी इन्फोसिस में था, जब आपको प्रोजेक्ट मिलता है इन्फोसिस में तो आपका इंटरव्यू होता है, थोड़ा सा लाइक बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो उसका लेवल क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। लेवल ऑफ क्वेश्चंस तो मैं ऐसे बताऊंगी, बहुत बेसिक होते हैं। उस वक्त भले ही देते वक्त आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ये बहुत बेसिक है, क्योंकि आप जस्ट ही उस लाइन में, उस इंडस्ट्री में आए हो, बट वो बहुत बेसिक होते हैं। कि मतलब वो जो ए बी सी डी भी नहीं, मैं जस्ट ए बी सी डी से भी जो प्री ए होता है ना, वो क्वेश्चंस होते हैं कि क्या टी कोड है, आपको एडिटर खोलना है तो कैसे खोलना है, ट्रांजैक्शन कोड होता क्या है। कुछ नहीं तो वो आपसे ये पूछ लेंगे अब ऐप का फुल फॉर्म क्या है, ताकि आप एटलीस्ट ये बता सको कि मतलब उनको ये पता चल जाए, जो सामने वाला पर्सन हम हायर करने जा रहे हैं, उसे इंडस्ट्री में रहने में इंटरेस्ट है भी कि नहीं। क्योंकि अगर आप वो किसी को भी ऐसे ही उठा लेंगे, कोई भी प्रोजेक्ट वाले, तो अब पता चला फिर वो इधर उधर स्विच करता फिर रहा है तुरंत ही, या फिर उसको टेक्नोलॉजी चेंज करनी है, उसको काम करने में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो वैसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो डिटेल्ड आपसे, क्योंकि उन्हें भी पता है वो सामने वाले को इसको हायर कर रहे हैं, वो एकदम फ्रेशर है, वो कॉलेज से निकल कर आया है, तो ऑब्वियसली वो प्रोजेक्ट रिलेटेड चीजें नहीं बता पाएगा। तो बिल्कुल एक्सट्रीम बेसिक जो होता है ना, बेसिक ट्रेनिंग जो होती है आपने ली होगी, जो भी बेसिक ट्रेनिंग में आपने पढ़ा होगा, वो आपसे पूछेंगे अगर वो आपको इन कंपनी हायर कर रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए एज अ फ्रेशर। अच्छा, पता है हम मार्केट में देखते हैं, जब गूगल करोगे तो पता चलता है कि एसएपी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, एसएपी एवेब की डिमांड बहुत ज़्यादा मार्केट में। तो डिमांड की बात आती है, लोग चाहते हैं कि यार हम उस लाइन में जाएं जहाँ पे हमें पैसा मिले। डिमांड का मतलब है कि आपको अच्छा खासा पैसा भी मिलने वाला है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो पैसा तो मिलना ही मिलना है। तो हर कोई चाहता है कि यार अच्छा पैसा मिले, बस दिमाग में आता है काम क्या करना होता है हमें। अब आप मुझे बताइए कि एसएपी एवेप में काम क्या करना होता है, क्या चीज़ होती है, क्या डिजाइन करना होता है, प्योर डेवलपमेंट है कि सपोर्ट भी होता है उसमें, क्या चीज़ है? आप मेरे को थोड़ा बता दें, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं है। तो मैं भी चाहूंगा कि मुझे सीखने को मिले और हमारी ऑडियंस को आइडिया नहीं, उन्हें थोड़ा आइडिया भी मिल जाएगा कि यार चलो ठीक है, एसएपी एवेप में हमें जाना है तो ये चीज़ होती है, ये करना होता है। श्योर, मैं एक जिस्ट देने का ट्राई करती हूँ कि पूरा एब ऐप डेवलपमेंट और एब ऐप कंसल्टेंट्स का क्या काम होता है। तो ऐसा नहीं है कि प्योर डेवलपमेंट ही होता है, कभी कभी सपोर्ट प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। तो मैं पहले स्टार्ट करती हूँ डेवलपमेंट से और फिर आती हूँ सपोर्ट पे। तो डेवलपमेंट में आप ये समझ लीजिए, एबैप जो है वो एसएपी की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे काफी लोगों को ये बातें नहीं पता होती हैं, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग के नाम पे केवल जावा, सी और यही सब, पाइथन यही सब समझते हैं। तो जब हम इसकी एसएपी की कोडिंग लैंग्वेज पे आते हैं तो उसे अबैप डेवलपमेंट बोला जाता है। और अबैप डेवलपमेंट में आपके मेन राइसेफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, RICEF, जिसमें इंक्लूडिंग होती हैं रिपोर्ट्स, इंटरफेसेस, कन्वर्जन्स, इन्हांसमेंट्स एंड फॉर्म्स। तो ये अभी आपको समझ नहीं आया होगा फुल फॉर्म क्या क्या है, बट ये एक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें डिलीवर करने होते हैं। अब आते हैं डिलीवरेबल्स कैसे आते हैं। तो बात ये होती है कि जिस भी क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो, वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा। उसे नहीं पता कि ये रिक्वायरमेंट कैसे सॉल्व हो सकती है, वो तो बस आपसे आके बोलेगा कि यार ये डेटा है, मुझे इसका आउटपुट चाहिए, और मैं नहीं चाहता मैं बार बार सॉर्ट करूं, या मैं नहीं चाहता कि बार बार मैं इसको ऐड करूं, मल्टीप्लाई करूं। मुझे बस स्क्रीन पे जाके कुछ नंबर्स डालने हैं, या फिर उस कंपनी का नाम या अपने डेटा के पर्सन का नाम डालना है, XYZ जो भी है।
उसकी डिटेल्स निकल के आ जाए, सारा कैलकुलेशन हो जाए, पे स्लिप बन के आ जाए, मैं कुछ करना नहीं चाहता। तो ये जो बैकग्राउंड वाले काम है कि वो सब कैसे होगा, कि आपने एक पर्सन का नाम डाला, पूरी पे स्लिप बन के आ गई, उसका फॉर्म प्रिंट हो गया, उसका रेजिग्नेशन लेटर या XYZ जो भी चीजें होती हैं, तो सब सब ऑटोमेट कैसे होता है कि मतलब ये पीछे कर कौन रहा है, तो वो एज अ डेवलपर आपको करना पड़ता है। आपको सारे लॉजिक खुद से सोचने पड़ते हैं, आपको इंटरफेस खुद से बनाना पड़ता है, अगर उनका डेटाबेस कोई और, तो मतलब आपको सब कुछ खुद से करना पड़ता है। वो आपको बस अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। और यही अगर हम सपोर्ट में बात आते हैं, तो ये सब चीजें ऑलरेडी डेवलप्ड होती हैं सपोर्ट प्रोजेक्ट में, तो वो एक डेवलपमेंट से हटके इसलिए हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ डेवलप्ड है। छोटे छोटे बग्स आ रहे हैं, छोटी छोटी एरर्स, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो कि अब वो फिक्स चाहते हैं, क्योंकि कोई भी चीज आप बना देते हो तो उसके बाद आपको उसका मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, तो उस मेंटेनेंस को सपोर्ट प्रोजेक्ट कहते हैं। कि अब अभी तक वो सब चीजें सही चल रही थी, बट अब उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उन्होंने अपना कोई कैलकुलेशन चेंज कर दिया, अब उन्हें अपना PF या अपना अपना XYZ कोई भी प्रॉफिट लॉस उस बेसिस पे कैलकुलेट नहीं करना है जैसे वो पहले कर रहे थे। तो माइनर माइनर चेंजेस आपके कोड में अब आएंगे, उसे आप सपोर्ट प्रोजेक्ट कहते हो, और आप जाके वहां पे वो चेंजेस करते हो बस। जैसे आपने बताया था कि बैकएंड में काम करना होता है, अगर मुझे जो आपने बोला जिस डेटा है उन्होंने नाम डाला एंड बाकी सारा डेटा निकल के आ गया, इसे हम डेटा एनालिस्ट भी बोल सकते हैं क्या, कि हम एक डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं? नहीं नहीं, एनालिसिस तो बहुत ही अलग चीज हो गई। आप डेटा पे काम कर रहे हो, रिपोर्ट्स बना के दे रहे हो, आउटपुट दे रहे हो। डेटा एनालिसिस इज लाइक काइंड ऑफ अ बिजनेस थिंग। मतलब मैं डेटा एनालिस्ट हूँ नहीं, बट इससे वो बहुत अलग है, ये मैं कह सकती हूँ, क्योंकि डेटा एनालिसिस को भी कैलकुलेशंस का पता होता है। ठीक है, अब वो अबैप की कोडिंग करके आके नहीं कर सकता कि मतलब कि उसको कैसे निकालना। डेटा एनालिस्ट हमें आके जरूर बता सकता है कि ये डेटा था, इसकी कैलकुलेशन इस बेसिस पे होनी है, उसने एनालाइज किया हुआ है। ऑब्वियसली हम उनके कंपनी के रूल्स को नहीं जानते, हम उनके उसको किसी भी उसको नहीं जानते हैं कि वो किस हिसाब से करने वाले हैं। तो डेटा एनालिस्ट में भी हमें आके बता सकता है कि ये रूल्स हैं, इस तरह से हमने डेटा एनालाइज किया है, ये इसका आउटपुट है। अब आप इसको कोडिंग के थ्रू करके हमें एक ऑटोमेट प्रोसेस करके दे दो कि हम उसे फटाफट करें, हम डालें और बाहर आ जाए, तो उसको आप इस जरिए से अलग कर सकते हो। अच्छा, आपने एक और चीज़ बताई थी, सारा बैकएंड में काम होता है। अगर हम बात करते हैं फ्रंट एंड की, क्योंकि जो पेज है उसको अगर डिज़ाइन करना है, पूरा पेज ही हमें डिज़ाइन करना है, बैकएंड पे भी काम करना है, फ्रंट एंड पे भी काम करना है, तो एवेप में ऐसा कुछ है क्या फंक्शनलिटी कि हम फ्रंट एंड पे भी काम करते हैं, बैक एंड में भी काम हाँ करते हैं? हाँ, फ्रंट एंड एज इन कि आपका जो मेन लेआउट डिजाइन होता है, तो उसको फ्रंट एंड वाला काम बोल देते हैं। वो भी डेवलपर करता है कि आपको अगर UI5 के थ्रू कोई वेबसाइट के थ्रू डिजाइन करना है, एज अ वेबसाइट नहीं बोलेंगे हम उसे, हम एज अ लिंक वाला पेज ही बोला जाता है उसको, UI5 के थ्रू होता है वो। और मैंने उस पर अभी तक काम नहीं किया हुआ है, मैं बेसिकली बैक एंड पे ही काम करती हूँ। और अगर मेरा फ्रंट एंड वाला काम भी होता है तो सिलेक्शन स्क्रीन्स बनाने का होता है, कि बेसिक सिलेक्शन स्क्रीन्स क्या होती हैं, तो वो भी फ्रंट एंड के डेवलपमेंट में आया, बट वो बहुत ही माइनर पार्ट है, क्योंकि फ्रंट एंड में बहुत सी चीजें कवर होती हैं कि एक एक स्क्रीन पे आपको कितनी चीजें आती जाती है, एक पूरी वेबसाइट डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, और बाकी आई कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों SAP वेब डेवलपमेंट होते हैं, पर एबैप में कहीं से कहीं तक यूजर नहीं आता है, कि मतलब वो जो यूजर वाला पार्ट होता है ना, कि यूजर यूज कर रहा है किसी टूल को, वो नहीं आता है। आप ये समझ लो कि हम ऑब्जेक्ट डिलीवर कर देते हैं, फिर वो यूजर यूज करता है, बस ऐसे, कि हमें उसमें यूज कुछ नहीं करना है, हम बस डेवलप करने के लिए हैं वहाँ। अगर हम बात करते हैं SAP HANA और SAP ABAP, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं? डिफरेंसेस देखा जाए तो कोई बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस नहीं होता है, बहुत बेसिक लॉजिक्स होते हैं, कि मतलब कि बेसिक बना हुआ है कि हाना एक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, हाना एक डेटाबेस है। तो अगर आप ECC के थ्रू अपना SAP कर रहे हो, तो आपका डेटाबेस जो है वो नॉर्मल डेटाबेस है। और अगर आप अपना हाना के थ्रू कर रहे हो, तो वो जो आपका डेटाबेस है, वो जो डेटा जहाँ पे इकट्ठा हो रखा है, वो हाना में, मतलब वो हाना, उस डेटाबेस का नाम हाना है। तो ऐसे SAP चेंज नहीं हो जाता है, अबैप प्रोग्रामिंग चेंज नहीं हो जाती है, आप बस जिस डेटाबेस पे काम कर रहे होते हो वो डेटाबेस चेंज हो जाता है। ये बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि हाना हो गया है, अब तो S4 हाना हो गया है, तो मतलब कि नहीं नहीं, अब तो पूरा ही ये चेंज हो गया है। कॉन्सेप्ट कुछ चेंज नहीं होते हैं, डेटाबेस चेंज होता है, और थोड़ी बहुत एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं, कि अब इस वाले फॉर्म में आपको वो कोलन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं। आप खुद सोचो, आप किसी डेटाबेस पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसको डेटा को रिट्रीव करने का प्रोसेस भी तो अलग अलग हो जाएगा ना। अगर आप नॉर्मल डेटाबेस पे प्रोसेस कर रहे हो, उसकी क्वेरी अलग होती है। अगर आप किसी हाना को, जिसका मोटिव ही यही है कि आपका फास्ट प्रोसेस हो जाए, तो उसकी क्वेरीज अलग होती हैं।
और वो फास्ट रिट्रीवल के लिए काम आता है। तो ऐसे सच SAP ABAP के थ्रू कोई बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, बट बात ये है कि आप उसमें डेटाबेस चेंज हो जाता है दोनों का, अच्छा, बस इतना मतलब ही कोई है। SAP ABAP से है एंड उसे SAP HANA ABAP में हम ऐसा बोल सकते हैं, SAP HANA ABAP। हाँ, ABAP ओके, ऑन HANA ही तो बोला जाता है। ABAP ऑन HANA ही, हाँ, अगर हम अब नौकरी वगैरह पे आप सर्च करोगे तो SAP ABAP या फिर SAP ABAP ऑन HANA की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उनका डेटाबेस HANA पे अच्छा, है। तो मतलब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर कोई कंपनी चेंज करना चाहेगा एंड उसने काम किया SAP ABAP में एंड वो जाना चाहता है SAP HANA ABAP में। कोई प्रॉब्लम, मैंने खुद किया, मैंने तो S4 HANA में ओके। चेंज करी है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट ये है कि कुछ जो है क्वेश्चंस अलग हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो उस डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, वहां कैसे काम चल रहा है उससे रिलेटेड हम्म। क्वेश्चंस पूछेंगे। तो मेनली आपको ध्यान रखना है कि आप किसी पे जा रहे हो तो अपने रेज्यूमे में मेंशन करो। आप रेज्यूमे में मेंशन करने के बाद उसके बारे में थोड़ा पढ़ के जाओ। आप ऐसे ही नहीं उठ के चले जा सकते हो कि मतलब अब ऐप पे काम करके आप हाना पे चले गए। आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए माइंड से कि हाँ, कि हमें ये बोलना है कि हमने हाना पे भी देखा हुआ है, इंटरेस्ट है, हाँ, सीखा हुआ है। तो वो आपसे हाना पे काम तो करवा नहीं लेंगे करेक्ट, हाँ। इंटरव्यू में, वो आपसे यही पूछेंगे डिफरेंस क्या होता है, ऐसा क्या डिफरेंस है। तो दोनों की डिफरेंस पढ़ के जाओ, अच्छे से उसको प्रिपेयर करके जाओ। जैसे एस4 हाना में सीडीएस ऐप, सीडीएस व्यूज होते हैं, एएमडीपी व्यूज होते हैं, तो वो आपसे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करने लगेंगे, वो एनोटेशंस वगैरह के रिगार्डिंग क्वेश्चन करने लगेंगे। तो बस आपको उसको थ्योरेटिकली पढ़ के जाना होता है। और आई गारंटी कि अगर आपको अबैप आता है तो आप वहां जाके, और आपने ऐसे थ्योरेटिकली सब कुछ पढ़ रखा है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। आप 1-2 दिन अपने आप को दोगे, आप अच्छे से उस पर काम करोगे, आप खुद सीखते जाते हो। वो आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी से बहुत डिपेंड करता है। नहीं, डेफिनेटली वो बात आपकी सही है, क्योंकि अगर आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी अच्छी है तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आएंगी, सीखने को मिलेगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्योंकि हर कोई SAP में जाना चाह रहा है, तो डिफ़िकल्टीज़ क्या होती हैं? लाइक मैंने सुना है कि SAP का प्लेटफॉर्म थोड़ा सा कॉस्टली है, तो इनिशियल डेज में अगर कोई सीखना चाहेगा तो थोड़ा सा टफ रहता है, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली पड़ता है वो सॉफ्टवेयर। बाहर से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी या इधर उसे खुद से करेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। उसके बारे में बताओ कि इनिशियल डेज में अगर कोई करना चाहता है, SAP में जाना चाहता है, तो भाई कैसे जाए? बेस्ट रिसोर्सेज क्या है? अगर वो ऑफलाइन सीखना चाहता है, मीन्स अगर वो सॉफ्टवेयर परचेज नहीं करना चाहता, खुद से सीखना चाहता है किसी वेबसाइट की थ्रू से, तो कैसे सीखे? अगर कोई सॉफ्टवेयर लेना चाहता है तो क्या कोई कोचिंग ज्वाइन कर ले या नहीं कर ले? उसके बारे में थोड़ा बताओ। मैं सच बताती हूँ, डिपेंड्स कि यार हर एक की पॉकेट इतना अलाउ नहीं करती है। SAP एक बहुत ही कॉस्टली सॉफ्टवेयर है। अगर आप उसकी ट्रेनिंग लेते हो तो मुझे पता है 2-2 ढाई-ढाई लाख तक की भी जाती हैं। तो इतना इन्वेस्ट करना किसी चीज में ऑब्वियसली वर्थ इट है अगर आपके पास है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर वर्थ इट नहीं है। और अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो ना, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप ट्रेनिंग लें और फिर एज अ फ्रेशर ज्वाइन करें। यूट्यूब पे तमाम वीडियोस पड़ी हैं जो बिल्कुल बेसिक से सिखाती हैं कि आप एक SAP सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर लॉगिन कैसे करना है, उसके अंदर काम कैसे करना है, रिपोर्ट्स क्या होती हैं। जैसे मैंने राइस ऑफ ऑब्जेक्ट्स बताए थे, एक एक ऑब्जेक्ट वो इतने अच्छे से डिफाइन करती है ना। 2 चैनल्स तो मुझे ही पता है, जो मैं गौरव, आई विल शेयर इट विद यू कैन पुट इट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उस उन 2 चैनल से तो मतलब बहुत ही बेसिक और बहुत ही आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हो जाएगी। आपको कभी ऐसा लगेगा भी नहीं कि आपने सीपी सिस्टम देखा नहीं था और आपने कंपनी ज्वाइन कर ली, क्योंकि वो 40-40, 50-50 मिनट की वीडियोस बना के एक एक क्लिक से दिखाते हैं कि एक एक बटन क्या करता है, क्या नहीं करता है। तो अगर आपको ऐसा है कि एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो, अगर आप उतना भी सीख के जाते हो ना, तो आप बहुत इजीली कोप अप कर लोगे कि वहां पे क्या चल रहा है और आपको क्या समझना है। क्योंकि सब मेन बात यही होती है कि आपको सिस्टम देख के जब नया लगता है ना, तो आप बहुत घबरा करेक्ट। जाते हो कि ये चीज नहीं है, मैं नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगी, मेरे से नहीं हो पाएगी। तो वो चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब वो आपको यूट्यूब पे हर एक चीज करके दिखा रहे हैं, तो आपको ऐसा कोई घबराहट फील नहीं होती है और आप बहुत ही इजीली कर सकते हो। क्योंकि अभी भी SAP ऐप ना बहुत ही बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है कि लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है। कितनी बार ऐसी नई रिक्वायरमेंट्स आती हैं जिसमें मैंने कभी पहले काम नहीं किया होता है, तो मैं अभी भी यूट्यूब पे जाके वही वापस सर्च करती हूँ कि यार ये ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट हो तो कैसे करना है। मैं तमाम तमाम गूगल पे पेजेस सर्च करती हूँ। बहुत गूगल पे मटेरियल पड़ा हुआ है जिससे मुझे पता चल जाता है कि ओ अच्छा, ऐसे से ही कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि नहीं, एज अ फ्रेशर तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं हम्म। करूंगी कि आप अपनी स्ट्रीम ये मतलब कि जाके इतना महंगा कोर्स करें और तब एज अ फ्रेशर ज्वाइन करें, क्योंकि फ्रेशर्स में आपकी पूरी साल की सैलरी भी मुझे लगता है करेक्ट। नहीं इतनी होती है जितना महंगा ये कोर्स है। तो कोई सेंस नहीं बनता है, और वो भी तब जब मटेरियल अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो मैं तो रिकमेंड करूंगी आप उन 2 चैनल से पढ़ के जाइए, आपका इंटरव्यू भी क्लियर होगा,
इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको वहां पे बहुत कंफर्टेबल भी फील होगा। बिल्कुल, बस सही बात कह रहे हो आप। तो स्तुति एक चीज बताओ, जैसे आपने इन्फोसिस में भी काम किया है, डिलॉयट में भी काम किया है, पीडब्ल्यूसी में भी काम किया है, तो डिफरेंसेस क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या रहते हैं? जैसे बिग फोर कंपनी हमारी पीडब्ल्यूसी एंड डिलॉयट, एंड इन्फोसिस हमारी बिग फोर कंपनीज में नहीं आती, तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं उसमें? यार ये क्वेश्चन तो इतना पूछा जाता है ना मुझसे हर जगह की, नॉर्मल कोई नहीं भी होता है ना आईटी सेक्टर में, तो डिलॉयट इतना बड़ा नाम बन चुका है कि लोग पूछते हैं कि डिलॉयट में होता क्या है अंदर। तो फिर ये है कि जमीन आसमान का अंतर है इन्फोसिस में और बिग फोर। मतलब मैं इन्फोसिस को पर्टिकुलरली टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कोई नॉर्मल कंपनी और बिग फोर में बहुत फर्क होता है। फर्क चाहे उसको आप कंपनसेशन पे बोलो, कंपनसेशन पे, स्केल, पर्क्स पे बोलो, चाहे आप वर्कलोड के वाइज बोलो, बहुत मतलब वर्कलोड तो आई स्वेयर कि डेलोइट से स्विच करने का मेरा एकमात्र रीजन यही था कि मेरा वर्कलोड इतना ज्यादा हो गया था। आई वाज अप टिल 11 और 12 काम खत्म नहीं होता था, कि वो खत्म ही नेवर एंडिंग वर्क होता है डिलॉइट में। और आपको ना इतने वर्कोहॉलिक लोग मिलेंगे दैट यू स्टार्ट फीलिंग गिल्टी कि अरे मैं क्यों इतनी जल्दी बंद कर दूं यार, सामने वाला तो कर ही रहा है और ये वो। तो वहां का इट्स ऑल अबाउट वर्क, पीपल आर ऑल अबाउट वर्क। इतने वर्कोहॉलिक्स जो मतलब जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते हैं कि सब सूट पैंट पहन के और बिल्कुल ही ऐसे आते हैं कि नहीं नहीं कि मुझे तो सीईओ ही बनना है आगे जाके, जो वैसे वाले लोग होते हैं वो मुझे सारे डिलॉइट में मिले थे कि नहीं नहीं कुछ तो ऐसे बड़ा करना है वो। और मैं उतना नहीं हूँ, मुझे मतलब वर्कोहॉलिक मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं अपने वर्क को, अपने प्रोफेशन को, अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत अलग रखती हूँ। मुझे ऐसा होता है कि यार अगर पूरी जिंदगी काम करोगे तो जो पैसा कमा रहे हो उसका मतलब क्या है अगर आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो उसके अलावा। तो मुझे 8 घंटे से ऊपर ना सिस्टम के आगे बैठना अच्छा ही नहीं लगता है। 8 घंटे तो मैं ऑफिस वालों को बोलने के लिए बोलती हूँ, बट उसके बीच में ही मैं उठती बैठती रहती हूँ। बट मैं बता रही हूँ कि 8 घंटे से ज्यादा अगर आप सिस्टम अपना ऑन रख रहे हो तो यू आर अ फूल यार। मतलब आप अपने आप को ही वो कर रहे हो कि मतलब कि आप किसी और के लिए इतना काम करे जा रहे हो, जो कि बिग फोर में बहुत ज्यादा कॉमन है यार, बहुत ज्यादा कॉमन है। लोग पता नहीं क्यों इतना लंबा लंबा करते हैं कि इतना बैठे रहते हैं 11 11 12 12 बजे तक। वहीं मैंने जहाँ इन्फोसिस की बात की, काम वहां पे भी होता है, ऐसा नहीं है कि काम आपको कोई भी बहुत फ्री में पैसे नहीं दे रहा है, बट मैंने नहीं देखा कि मतलब इन्फोसिस में ऐसे कि डेली बेसिस पे कोई 11 11 12 12 बजे तक लॉग इन कर रहा है। ठीक है कभी गो लाइव है तो किसी ने कर लिया 11 12 बजे तक, तो उतना तो एज अ एम्प्लॉय आपका भी बनता है कि आपने अगर किसी चीज पे काम किया उसे सक्सेसफुली प्रोडक्शन पे ले जाओ। और अगर इतना तो सभी करते हैं, बट अगर आप डेली डेली ऐसे कर रहे हो ना, तो ये मुझे वर्क कल्चर सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक लगा बिग फोर में, क्योंकि बहुत मेस्ड अप है। और जो लोग ये कहते हैं मेस्ड अप नहीं है, आई थिंक वो बहुत वर्कोहॉलिक होते हैं, क्योंकि उन्हें ये चीज मेस्ड अप नहीं लग रही होती है। बाकी 95% प्रोजेक्ट्स में बोलूंगी, ऑब्वियसली प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, आप कहीं पे भी जाओ। अगर आप इन्फोसिस से भी जा रहे हो तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा प्रोजेक्ट मिले कि जहाँ आपको दिन भर ही काम नहीं करना पड़ता है, और ऐसा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है जहाँ आपको प्रॉपर 9 to 5 काम करना पड़ सकता है। तो वो दोनों तरह के प्रोजेक्ट इन्फोसिस में होते हैं, और आपका लक पे डिपेंड करता है आपको कौन सा मिले। बाकी बिग फोर में मैं कहूंगी 95% प्रोजेक्ट्स ऐसे ही होते हैं कि आपको 9 to 5 की जॉब नहीं रहती है, वो 10 to मॉर्निंग 10 to नाइट 11 तक ही रहती है, मतलब बहुत वर्कलोड होता है। बात रही कॉम्पनसेशन की, हाँ पर्क्स डिलॉइट में बहुत ज्यादा होते हैं, पीडब्ल्यूसी में भी इनफैक्ट इतने पर्क्स नहीं है जहाँ पे मैं भी काम कर रही हूँ जितने मुझे डिलॉइट में मिलते थे। वो हर चीज तो आपकी रिइम्बर्स कर देते हैं, रिइम्बर्स करने के बाद आपका शायद एवरी ईयर वो आपका फर्नीचर भी रिप्लेस करते हैं, वो जो वर्क फ्रॉम होम वाला सेटअप होता था। एवरी ईयर 40K देना इज लाइक गुड यार, अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करो तो आपको अच्छी लगेंगी ये सब चीजें कि फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो आपको एवरी ईयर ऐसे ही पकड़ा देते हैं 25,000 30,000 की, अरे ये जस्ट बिकॉज यू वर लॉयल टू अस एंड यू वर हेयर इन द कंपनी 25K 30K। मुझे ऐसा लगता है, मैं इसे ऐसा ट्रीट करती हूँ कि वो ना इतना काम करवा चुके होते हैं कि इंसान छोड़ ना दे कंपनी, इसलिए थोड़ी थोड़ी टॉफी देते रहते हैं, इंसान खुश रहे। हाँ। बट वो पर्टिकुलरली डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्या है। अगर मेरा तो वो इतनी टॉफी मिलने के बाद भी मैंने छोड़ ही दिया, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2 लाइफ बैलेंस करना। तो यही है, मुझे तो यही लगता है कि बहुत बिग फोर में बहुत काम है, पैसा भी है लेकिन काम भी बहुत है। तो यू हैव टू चूज इट अकॉर्डिंगली कि अगर आप उतने पैसे के लिए उतना काम करना स्टार्ट करते हो तो आप करना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि पैसा तो और कंपनी में भी है यार, ऐसा नहीं है कि केवल बिग फोर ही पैसे देती है। बहुत सी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो बहुत अच्छे अच्छे पैसे देती है और बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है। नहीं, बहुत आप वो ज्यादा बात हो सही गया, कह रहे हो। ऐसा अच्छा। हो गया बहुत, जैसे भरी नहीं, हुई थी मैं अंदर कि कोई डिलॉइट का पूछेगा और मैं बता दूंगी
कि नहीं डिलॉइट मत मतलब जाना। करेक्ट, मेरे को इतने सारे कमेंट्स आते हैं क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से थोड़े से नेगेटिव इम्पैक्ट सुने हैं। नॉट ओनली डिलॉइट, बिग फोर कंपनीज आप बात करो, ईवाई की, पीडब्ल्यूसी की और सेम केपीएमजी है, की, सब तो भाई मैंने बहन ही बहुत, है, सब भाई हाँ बहन है गौरव, मैंने सबका सब देखा है, मैंने उनका सबका ही बहुत, सेम। दो तो मैं खुद ही होली हूँ, इसलिए हाँ। मैं कह सकती हूँ सब सेम। और ईवाई में तो मैंने सुना कि ये सारे जो आप बेनिफिट्स बता रहे हो वो मिलते भी नहीं है ईवाई में, बट बहुत प्रॉब्लम होती है, काम बहुत ज्यादा होता है, तो ये चीज होती है। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, मेरे पास 3 ऑफर लेटर है, यहाँ पे मेरी ऑडियंस के पास 3 ऑफर लेटर है। इन्फोसिस का जिसमें 10 लाख का पैकेज मिल रहा है, डिलॉयट में 12 लाख का, और पीडब्ल्यूसी में 11 लाख का। तो आप कौन सा सजेस्ट करोगे, कौन सी कंपनी ज्वाइन कर ले? यार ये ना मतलब मैं कैसे बताऊं, देखो अगर फ्रेशर हो तो मैं डेफिनेटली बोलूंगी इन्फोसिस ज्वाइन कर लो, पर फ्रेशर में इन्फोसिस किसी को 10 लाख देगी नहीं, अगर आप मतलब अच्छे हाँ, इंस्टीट्यूट से नहीं हो, आईआईटी वगैरह से। नहीं बाकी एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं हम। एक्सपीरियंस्ड की हाँ। दो तरीके हैं। अगर मजे करना चाहते हो, कि मतलब चाहते हो कि मैं 5 बजे हम्म। सिस्टम बंद करके अपना दूसरा बिजनेस जो है वो मैं 5 बजे के बाद कर लूं, यार मैं 5 बजे तक कर हाँ। लेता हूँ, 5 बजे के बाद मैं यूट्यूब बनाऊंगा और वहां से पैसा कमाऊं जैसे गौरव हाँ। भाई करते हैं, तो आप इन्फोसिस ज्वाइन कर लो। और हाँ। और अगर आपको ऐसा है कि नहीं यार, एक जॉब करो, उसी में सीखो, उसी में आगे बढ़ो, और उसी में ही एक दिन मैं यहाँ का सीईओ बन के बहुत आगे कुछ कर लूंगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कैपेबिलिटीज यहीं तक हैं कि आपको कोई सेकंड बिजनेस में दिमाग नहीं लगाना है, तो फिर तो यार आपको अपने आप से भी ट्रू टू होना चाहिए कि आपका सेकंड कोई ऑप्शन ही नहीं है अर्निंग का, और आपको ये है कि आपको आईटी इंडस्ट्री में ही आगे जाके कुछ करना है, तो आपको सीरियसली उसी चीज को लेना चाहिए जिससे आपको बहुत सारी लर्निंग मिले। तो आई थिंक स्टार्टिंग के कुछ एक्सपीरियंस में अगर आपको 3 3 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं कंसिडर करूंगी आप डिलॉइट ले लो, क्योंकि आपकी बहुत घिसाई करके लर्निंग हो जाएगी, कि मतलब आप इतना सीखोगे, इतना सीखोगे, इतना सीखोगे, कि फिर आप इन्फोसिस जैसी कंपनियों में एंड में जाके, कि मतलब आप 7 8 साल के एक्सपीरियंस में जाके इतने अच्छे पैकेज पे बैठ जाओगे कि आपको ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है मैं अब नॉर्मल हूँ। तो एक लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है आपके इनिशियल स्टेज पे। तो मैं कहूंगी कि फिर आप डिलॉइट ले लो, 12 लाख भी मिल जाएंगे, सीख भी बहुत ज्यादा लोगे, बट थोड़ा आपको ना अपने आप को देना पड़ेगा कि आप बिल्कुल अपने टुवर्ड्स लर्निंग इतना ज्यादा स्ट्रांग हो कि आप काम कर रहे हो, और आप इतना स्ट्रांग नहीं हो तो सबसे ज्यादा यार मैं तो इन्फोसिस ही बोलूंगी, क्योंकि मेरे को तो लगता है 5 बजे और सिस्टम बंद किया जाए। तो फिर सिर्फ इन्फोसिस ही ले लो। नहीं ये बात तो है, मतलब जितना काम कराएंगे उतना आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, आपको लर्निंग सीखने को कैपेबिलिटी डेफिनेटली अच्छा खासा बहुत। मिलेंगे। हाँ। डिलॉइट बिग फोर में भी, और डिलॉइट से अच्छी कोई नहीं है, मतलब कि बिग फोर में भी 4 कंपनियां, पर मुझे ऐसा लगता है सबसे, जितने भी मैंने अपने अपने आसपास वालों सुना है, कि डिलॉइट हम्म। सबसे बेस्ट है। वर्क वाइज, क्वालिटी ऑफ वर्क वाइज वो बहुत अच्छा, मतलब वो जो काम डिलीवर करके देती है वो भी बहुत अच्छा है, क्लाइंट्स वगैरह भी मतलब डिलॉइट को ही प्रेफर करते हैं, तो मतलब बहुत ही अच्छी है डिलॉइट। नहीं ठीक है, फिलहाल में अगर मैं कंपनी चेंज करता हूँ ना कभी, तो डेलोइट को ट्राई ट्राई कर सकता हूँ मैं। बिल्कुल ओके नहीं। सो हाँ, तो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट कि आपने जैसे कंपनी चेंज की तो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएपी वेब में, मतलब इंटरव्यू कैसा रहता है? नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं कि ज़्यादा मतलब हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं, कि आपको कोडिंग तो नहीं दे देते कि कोड करके दिखा दो, एक रिक्वायरमेंट दे दी इसका कोड करके दिखा दो, किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं इंटरव्यू में? देखो 90% चांसेस यही होते हैं कि कोई तुमसे वहां पे इंटरव्यू में कोड नहीं करवाता है, ठीक है। बाकी वो 10% जिनका बहुत ही बेकार लक होता है ना यार, उनसे कोई बोल देता है यार कि कॉपी पेन लेके करके दिखा दो, या फिर एक बार मेरे से यार कोई तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी जिसने चैट पे ही बोला था कि मुझे इसका वो लिख के दिखा दो, कि मतलब कि इसका एक्सप्रेशन क्या है, कैसे प्रिंट कराओगी ये वो। तो वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही 10 में से कोई एक कंपनी आ जाएगी जिसको मतलब खाली ही टाइम पास या तो करना होगा, या तो वो बिल्कुल ही एकदम हीरा तराश रहा होगा जो ये सब काम करवाता है, वरना कोड कोई नहीं करवाता है। वो आपसे वो बात करके ही, जो इंटरव्यूअर होता है ना वो इतना स्किल सेट में स्ट्रांग होता है कि वो आपसे बात करके ही अंदाजा ले लेता है कि मतलब कि कितना आपको आता है, आप कहाँ पे हो कहाँ पे नहीं हो। तो कोड तो कोई नहीं करवाता है। रही बात क्वेश्चंस की, बिल्कुल आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। अगर आप एक 2 से 3 साल के, 2 साल तक तो आप समझ लो फ्रेशर बेस्ड क्वेश्चन ही रहते हैं, बट आप 2.5 से 3 साल के भी एक्सपीरियंस में आ गए ना, वो आपसे बिल्कुल वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस करने लगते हैं कि आपने किस किस चीज पे काम किया है, क्या रिक्वायरमेंट थी, आपने यही प्रोसेस क्यों चूज किया। तो मतलब बेसिकली वो आपसे ही पूछते हैं कि आपने क्या काम किया हुआ है। तो इंटरव्यूज डिफिकल्ट होते चले जाते हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि ऑब्वियसली आप 5 साल के एक्सपीरियंस को लेके आप ये आंसर तो नहीं कर सकते ना कि मैंने अभी इस चीज पे काम नहीं किया हुआ है। अब आप 5 6 साल एक्सपीरियंस हो
तो वो आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आपने ऑलरेडी और ऑब्जेक्ट्स पे जो RISF ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन सब पे काम किया होगा, सब पे डिटेल नॉलेज नहीं होगी तो एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट तो उन सब में से किसी पे बनाया होगा। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से डिफिकल्ट होता जाता है। बाकी ना काफ़ी बार कंपनी पे भी डिपेंड करता है कि कुछ कंपनीज़ काफ़ी नॉर्मल इंटरव्यूज़ लेती हैं, कुछ कंपनीज़ बिल्कुल रिग्रेस इंटरव्यू लेती हैं, जैसे डेलॉयट बहुत रिग्रेस इंटरव्यू लेती है। पीडब्ल्यूसी का इंटरव्यू मुझे याद है काफ़ी अच्छा था, कि मतलब वो नॉर्मल क्वेश्चंस भी कर रही थी और बेसिक क्वेश्चंस भी थे, मिक्सचर ऑफ बोथ। पर डेलॉयट का इंटरव्यू काफ़ी रिग्रेस था। मैंने एसएपी का भी इंटरव्यू दिया हुआ है। एसएपी का भी इनफैक्ट राउंड्स बहुत ज़्यादा थे। एसएपी जो एसएपी कंपनी है प्रॉपर, उसके राउंड्स बहुत हाँ ज़्यादा थे, या 3 या 4 थे। बट उसका इंटरव्यू भी मुझे काफ़ी नॉर्मल लगा, मिक्सचर ऑफ बोथ, की डिफिकल्ट भी बेसिक भी दोनों ही था उसमें। तो फिर भैया आपका एक्सपीरियंस कितना है उस पर पूरा डिपेंड करेगा कि आपका इंटरव्यू कैसा होने वाला है। मेरी प्रो टिप ये है कि आपने जो भी रेज्यूमे में बनाया है वो आपको आना चाहिए, कि मतलब आपने रिज्यूमे में अगर लिख दी है कोई चीज़, अगर आप उसको नहीं जस्टिफाई कर पा रहे हो कि यार अगर आप उधर अटक रहे हो तो उधर फिर नहीं काम बनता है। तो प्लीज वही लिखो जो पढ़ के जाओ, जो बिल्कुल माइंडसेट प्रिपेयर करके जाओ कि नहीं नहीं ये तो मतलब ये पूछेगा तो ये तो मैं बता ही दूंगा, ऐसे वाला। तो वही चीज आपके रिज्यूमे में होनी चाहिए। नहीं, डेफिनेटली वो चीज़ तो है और पता चल जाता है इंटरव्यूअर को कि इसको आता है यार, क्योंकि जिस टाइप से वो क्वेश्चंस पूछते हैं ना और आंसर मिलता है, क्योंकि ऐसा नहीं डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आप उन पे रिप्लाई कर देते तो उन्हें पता चल जाता हाँ भाई इसने ना प्रोजेक्ट पे काम किया, इसको करेक्ट, आता है। हाँ। बहुत अच्छा, स्मार्ट होते हैं इंटरव्यूअर्स, हाँ। करेक्ट भाई, वो इंटरव्यू ले रहे हैं, इतने सारे लोगों का इंटरव्यू लिए हैं तो डेफिनेटली उन्हें आइडिया लग जाता है कि अच्छा अच्छा इसने काम किया है, नहीं अदरवाइज पकड़ लेंगे नहीं बहुत है इसने जल्दी काम पकड़, नहीं किया। हाँ हाँ। हाँ, और आपका इंटरव्यू बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा कि यार इसको नहीं आता छोड़ो इसे। ये होता है कभी एक्चुअली। इंटरव्यू जल्दी खत्म हो जाए तो समझ जाना कि ये तो अब आगे बढ़ो, इसमें तो कुछ है नहीं। कुछ दोबारा से एचआर को कॉल ही मत कर देना, गलती मत कर देना कॉल करने की कि उसका क्या रेस्पॉन्स है, मतलब वो वो हुआ ही कहेगा नहीं है शर्म आपका। नहीं आई तुझे कॉल करते हो। करेक्ट, क्योंकि वो 10 मिनट में, अगर मेरा ऐसा हुआ था जब मैं फर्स्ट टाइम कंपनी चेंज करा तो 10-10 मिनट चले तो मैं समझ गया था नहीं हुआ भाई मेरा, तो मैं दोबारा परेशान नहीं करूंगा एचआर को। अच्छा, अगर एप की बात आती है, फ्यूचर क्या है इसका और पे स्केल एंड ग्रोथ क्या है इसकी? फ्यूचर वाइज तो मैं बोलूंगी अब आपकी डिमांड है, क्योंकि जब तक अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगी, डेटाबेस पे काम करवाएंगी, उन्हें ऐसे जो बिजनेस को पूरा सपोर्ट करती है अब ऐप डेवलपमेंट नहीं है, एसएपी की बात कर रही हूँ। एसएपी को जब तक एसएपी रहेगा तब तक अब ऐप की जरूरत रहेगी एज अ डेवलपर। ये बात अलग है कि उसमें ना आपकी लर्निंग बढ़ती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हर वक्त हर ईयर हर टाइम के संग कितनी चीजें चेंज होती रहती हैं। पहले सब केवल ईसीसी पे काम करते थे तो केवल वो अब ऐप ईसीसी था, उसके बाद धीरे धीरे हाना आया, S4 हाना आया, सिंटैक्स चेंज हो गए कितने। तो ये है कि वो कहीं गई नहीं। अभी भी अगर आप मार्केट में देखोगे ना तो कितना भी टाइम डाउन चल रहा हो, एक दो कॉल तो आ ही जाते हैं कंपनी से, क्योंकि अब ऐप में है बूम रहता है, काफी टाइम तक रहता है। आप ठीक है, पहले जब बूम था तब 10-10 कॉल आ जाते थे, अभी एक दो आ जाते हैं। बट आप ये सोचो कि आउटडेटेड हो गया है तो कहीं से कहीं तक आउटडेटेड हुआ नहीं है ना। वो आने वाले टाइम में मुझे कहीं तक विजन में ऐसा दिखता नहीं है कि नहीं आएगा, बल्कि इतनी चीजें, इतने इंटरफेसेस नए आ गए हैं कि अगर आप अपनी डेवलपमेंट करते जाते हो तो आप इसमें अगर आईटी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहोगे तो बहुत बहुत अच्छा स्कोप है वेब डेवलपमेंट का। बहुत मतलब एसएपी में सारी मैं देखूँ अगर, सबसे अच्छा वेब डेवलपमेंट ही है, क्योंकि एज अ फंक्शनल एंड ऑल भी रिप्लेसेबल हो जाती हैं चीजें। आप डेवलपर इतना जल्दी रिप्लेसेबल नहीं होता। नहीं, डेफिनेटली। और जिस टाइप से रिक्वायरमेंट्स निकलती हैं तो उससे पता भी चलता है इसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, और जब डिमांड होगी तो पैसा का आपको मिल जाएगा अच्छा खासा। अच्छा, हम फाइनल एडवाइस लेना चाहेंगे अपने ऑडियंस के लिए जो एसएपी वेब में जाना चाहते हैं या एसएपी लाइन में जाना चाहते हैं, तो आपकी फाइनल एडवाइस क्या होगी उनके लिए? हाँ, अगर आपको आईटी में करियर बनाना है तो लाइन बहुत अच्छी है, आप इस पे ट्राई कर सकते हो बहुत अच्छे से। आपको कोडिंग आनी चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आपको मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप फिर ये सोच रहे हो कि कोड नहीं करना पड़ेगा तो ऐसा नहीं है। ऐसा ऐसा कोई मत आना जिसको कोडिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है बीटेक के बाद काफी होता है कुछ भी कराओ बट मैं कोडिंग नहीं करूंगा, मुझे सी पाइथन ये सब पसंद नहीं है। ऑलरेडी यहाँ सी पाइथन नहीं है बट कोड लॉजिक्स सब होते हैं, इट्स ऑल्सो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो और लर्निंग बहुत ईजी है, मुझे लगता है सिंपलेस्ट सबसे सिंपल अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो मुझे तो यही वाली लगी थी अब ऐप। तो काफी अच्छा है, स्कोप काफी अच्छा है, पे स्केल काफी अच्छा है। फ्यूचर में कहीं से कहीं तक ये जा नहीं रही है टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अगर आपको अपना सिक्योर आईटी कंपनी में अपना फ्यूचर बनाना है तो बहुत अच्छा
प्लेटफॉर्म है SAP ऐप डेवलपमेंट, मैं तो बिल्कुल चाहूंगी कि आप लोग ज्वाइन करें। एक फाइनल क्वेश्चन है हमारे मतलब ऑडियंस के लिए और आपसे पूछा जाएगा, जो कि अगर किसी का पैकेज 4.5 लाख है इनिशियल एंड वो फर्स्ट टाइम कंपनी चेंज करना चाह रहा है, तो पहली बार कंपनी चेंज करने के बाद कितने % हाइक मिल सकता है उसको? ओके, तो ये भी डिपेंड करता है कि आपने पहले, जैसे आपने 4.5 पे कोई कंपनी ज्वाइन करी थी एज अ फ्रेशर, उसके बाद आपने वहाँ कितने टाइम काम किया। अगर आप सोच रहे हो आप 1 साल में स्विच कर रहे हो, तो उसका जो हाइक मिलेगा वो अलग होगा। बट अगर आप 2 ढाई 2.5 साल, अगर 3 साल में आप स्विच कर रहे हो ना, आपको बहुत ईजिली 100% हाइक मिल जाता है, बहुत ईजिली। कि मतलब कि अगर आपने इन्फोसिस ज्वाइन की है, 4 लाख समथिंग अराउंड आपका करंट पैकेज है, आपको सेकेंड स्विच 100% पे बहुत इजीली मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप एक 60-70% हाइक वाला स्विच ले लो, उसके बाद आप नेगोशिएट कर लो। 100% तो बहुत कॉमन है। अगर आपकी स्किल सेट इतना अच्छा है ना, कि अगर आपने इतना अच्छा स्किल सेट डेवलप कर रखा है, आपका इंटरव्यूअर आपका इतना इम्प्रेस था, तो आप और भी नेगोशिएट कर सकते हो। 120-140 तक मैंने लोगों को लेते हुए देखा है। मैं करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से नहीं बता रही हूँ ये आंसर, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट स्विच किया था तो बहुत बूम था, इसीलिए मैं ऐसे कह रही हूँ। 140-150 तो नहीं, बट 100 तो आप नेगोशिएट करके ले ही जाओगे एज अ फ्रेशर, अगर आप स्विच करते हो तो। नहीं, डेफिनेटली मतलब इतना तो मिल ही जाता है। बाकी थैंक यू सो मच स्तुति, आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा। मुझे भी और आपसे ये बात करके बहुत पॉडकास्ट अच्छा लगा। और डेफिनेटली ये पॉडकास्ट हमारी ऑडियंस को काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इतनी सारी कमेंट्स आ रही थी एसएपी से रिलेटेड कि यार कोई तो लेके आओ एसएपी वेब में जहाँ पे एक पॉडकास्ट हो और सारी इन्फॉर्मेशन मिले। क्योंकि मैंने एसएपी में ट्रेनिंग की है, बट मेरे को भी आइडिया लग गया कि क्या क्या चीज़ें और होती हैं। मैंने कभी प्रोडक्शन पे काम नहीं किया, तो अब मेरे को भी आइडिया लग गया और हमारी ऑडियंस को डेफिनेटली आइडिया लग गया होगा, क्योंकि हमने बहुत सारे इंसाइट्स पे बात की है कि प्लेसमेंट कैसे होता है, हाइक कितना मिलता है, कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बात की। इवन हमने बात की है कंपैरिजन की डिलॉयट का और इन्फोसिस एंड पीडब्ल्यूसी का, तो वो भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, उससे भी हमें काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। बाकी अगर आप लोगों को कनेक्ट करना है स्तुति से रिगार्डिंग एसएपी वेब्स के बारे में और बहुत सारी जानकारी लेनी है, तो आप स्तुति के लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। फिलहाल वो यूट्यूब भी रनिंग कर रहे हैं, तो उनके यूट्यूब पे भी जाके आप उनसे बात कर सकते हो, कमेंट कर देना और रिप्लाई कर सकते हैं। एंड आप उनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। स्तुति, आपको कुछ बोलना है प्लीज, फाइनल? होपफुली मैंने डाउट्स क्लियर किए होंगे, अच्छे से आंसर करने की मैंने पूरी कोशिश करी थी। इसके बाद भी अगर आपको डाउट्स हो ना अबैप रिगार्डिंग, तो प्लीज फील फ्री कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे आओ और मुझे मैसेज करो। मैं ट्राई करूंगी कि आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं, कि मुझे बहुत हेल्प होगी कि अगर आप एक जॉब सर्च कर रहे हो, मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। प्लीज आप मुझे फॉलो करो और मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। बाकी अपने ओके, गौरव भाई थैंक को यू। भी और बड़ा आदमी बना दो, ताकि वो हमें पॉडकास्ट पे यूं ही बुलाते रहे। अरे यार स्तुति, बिल्कुल मतलब डेफिनेटली अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा तो हम नॉर्मल डिस्कशन भी कर सकते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तो और सच में मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमारी ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच स्तुति, थैंक यू सो मच। बाय। बाय गौरव, बाय बाय। गाइस। तो फाइनली हमने स्तुति से बात कर ली। होपफुली आपको ये पॉडकास्ट काफी अच्छा लगा होगा। हमने बहुत सारे इनसाइट्स के बारे में बात किया। मैं सोच रहा था कि इस वीडियो का ना मैं क्लिप के रूप में अपने चैनल पे शेयर करता रहूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इतने मिनट का वीडियो नहीं देख पाते हैं। तो मैं सोचा कि जो 3-3, 4-4 मिनट की वीडियो है टॉपिक वाइज, वो मैं अपने चैनल पे शेयर कर दूं। बाकी गाइस, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो स्तुति से कनेक्ट कर सकते हो, उनके इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे या पे यूट्यूब पे। सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड अगर आपको इस टाइप के और भी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट चाहिए होते मेरे चैनल पे, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि किस टॉपिक पे हम पॉडकास्ट लेके आ सकते हैं। मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। बाकी जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो वो जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी डीएम कर सकते हो। मुझे टाइम मिलता है तो मैं डेफिनेटली आपके आंसर दे दूंगा। तो चलो फाइनली बाय।